हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो बात हम लोग ये कर रहे थे कि ये लिखा था हम लोगों ने, देन इसको लिखने के बाद फिर हमने यहाँ पे लिखा कि 2 टाइम्स ऑफ तुम्हारे पास मास ऑफ 2 तुम्हारे पास He4 2He4 और 2 तुम्हारे पास जो है He4 माइनस 2 तुम्हारे पास मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये हमने यहाँ पे लिखा था इंटू सी स्क्वायर, राइट। सो वी नीड टू गो फॉर द कैलकुलेशन। सो मास ऑफ द 3 तुम्हारे पास Li7, ठीक है, और मास ऑफ द 1 H1, ठीक है, और माइनस 4 ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइनस 2 ऑफ द मास ऑफ द 2He4, ठीक है, और ये तुम्हारे पास 4 टाइम्स द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इंटू सी स्क्वायर। ये कट गया और आपने यहाँ पे लिख दिया मास ऑफ द 3 Li7, ठीक, और मास ऑफ द 1H1 माइनस 2 ऑफ द मास ऑफ द 2He4, ठीक है, इस तरीके से। और ये आ गया तुम्हारे पास सी स्क्वायर। अब कई बच्चे क्या कहते हैं ना, कई बच्चे एग्जाम देने आने के बाद, मतलब प्री बोर्ड देने आने के बाद कहते हैं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन था और मैंने इसको जो है ध्यान नहीं दिया, ठीक है, और फर्क भी क्या पड़ता है, वही बात तो आई, चाहे तो आप ऐसे लिखते चाहे तो वैसे लिखते, नहीं, जब टीचर चेक करेगा ना तो वो आपके मार्क्स उड़ा देगा। जब टीचर चेक करेगा तो आपके मार्क्स उड़ा देगा, वही पहली बात, क्योंकि वो तुम्हारे पास साफ साफ बोला है कि हम एटॉमिक मासेस को दे रहे हैं। तो तुम एटॉमिक मासेस को तुम क्या पहली क्वेश्चन में जाकर के न्यूक्लियर मास की जगह रख चले आओगे क्या, और तुम ये उम्मीद करोगे कि तुमको मार्क्स दे दिए जाए, नहीं देगा टीचर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट दिखाने का है। अगर यदि इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट नहीं दिखाओगे टीचर मार्क्स नहीं देगा, काट देगा पूरा क्वेश्चन, लिख देगा कि एटॉमिक मासेस आर प्लेस इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियर मासेस, काम खत्म, वहीं वो जीरो मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये स्टेप आपको दिखाना होगा और तुम कहोगे कि ठीक है स्टेप दिखा देंगे, बस वैल्यू पुट कर दें, हाँ मतलब वैल्यू पुट कर दो, तो कुछ बताए नहीं, वैल्यू पुट कर दो। लिथियम की कितनी दे रखी है, लिथियम की दे रखी है 7.016, ठीक, तो लिथियम की कितनी हो गई 7.016 प्लस हाइड्रोजन की पास कितनी 1.008, ठीक है। हाइड्रोजन की तो तुम लोग को याद हो गई होगी, केमिस्ट्री पढ़ी होगी तुम लोगों ने, 1.008 है ना, और 4.004 तुम्हारे पास इसकी, ठीक है, तो 2 इंटू 4.004 तुम्हारे पास इसकी इंटू तुम्हारे पास 931 तुम्हारे पास MEV, है ना, 931 तुम्हारे पास जो है MEV। मैंने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं, निकाला भाई इसकी वैल्यू पॉइंट ऑफ 016 इंटू 931 तुम्हारे पास MEV, और ये आई है 14.896 तुम्हारे पास MEV, ठीक। अब हमसे सवाल में पूछा गया था कि फाइंड द इनिशियल एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ठीक है। सो एनर्जी ऑफ तुम्हारे पास ईच अल्फा पार्टिकल, energy of each alpha particle is 14.896 बटे 2, ठीक। सॉल्व किया हम लोगों ने, सॉल्व करने पर वैल्यू आई 7.448 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से आप निकाल दो। समझ में आया भाई सभी लोगों को? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू फोकस, आपको ध्यान देना होगा, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा। फ्यूजन वगैरह के ना, फ्यूजन वगैरह के जो है लाइट ऑफ न्यूक्लाई के सवाल आते हैं, इसको मतलब ध्यान दीजिएगा, छोड़िएगा नहीं कि छोड़ के चले गए आप, ठीक। एक इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको करवा दूँ, ठीक है, और इसको देखिए जरा क्या बोला ये, अरे यार, अब ये सवाल के आने के चांसेस अब है नहीं, क्योंकि 12-13 सालों से सवाल नहीं आया है, ठीक है, और तो कह नहीं सकता, हो सकता है आ भी जाए, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको करवा दे रहा हूँ, ठीक है। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट तो सीख ही जाएंगे ना हम लोग। अब क्या बोला ये कह रहा कि अच्छा एनसीईआरटी का सवाल है पहली बात तो ये, ठीक है। ये बोला यहाँ पे कि the two protons each having a kinetic energy k are fired at each other, ठीक है, मतलब दो प्रोटॉन्स आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक। what must k if the particles are brought to rest, ठीक है, if their mutual to rest by their mutual coulombic repulsion, ठीक। assume a proton to be a sphere of radius 1 क्या नाम है Fermi, also estimate the temperature at which the protons can overcome this energy barrier, ठीक है। बात को समझने का कि हुआ क्या,
इसने कि पहली बात तो प्रोटॉन को स्फीयर मान लो। मैंने कहा अच्छी बात है, बढ़िया, स्फीयर मान लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है। ये हमने स्फीयर मान लिया, ठीक है, और ये हमने स्फीयर मान लिया, स्फीयर मान लिया, स्फीयर मान लिया, यहाँ पे स्फीयर मान लिया, यहाँ पे स्फीयर मान, ठीक है। अब इसका जो रेडियस है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है, दोनों का वन फर्मी है, राइट। दे आर एट लार्जर डिस्टेंस अपार्ट, ये कुछ अभी लार्जर डिस्टेंस अपार्ट, मतलब लार्जर दूरी पे रखे हुए हैं, एंड राइट नाउ दे possess द काइनेटिक एनर्जी। वी नो वन वेरी बेसिक प्रिंसिपल। याद है अपन लोगों ने डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ा था। क्या पढ़ा था उसमें? इसमें उन्होंने ये पढ़ा था डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच पे कि सर ऐसा है कि यहाँ पे ये तुम्हारे पास पार्ट था, ठीक है, ये पार्ट था तुम्हारे पास न्यूक्लियस, ये जो अल्फा पार्टिकल था ये यहाँ पे दौड़ा दौड़ा चला आ रहा था, तो यहाँ पे तो अल्फा पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी थी। जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल आगे की तरफ गए काइनेटिक एनर्जी कम होती गई, क्यों? क्योंकि ये तो रिपल्शन भेजता जाएगा, ये तो रिपल्शन भेजता जाएगा, ये तो न्यूक्लियस है। इसने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो ये न्यूक्लियस इस अल्फा पार्टिकल को फेंकेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन मारेगा, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। बात तो सही है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसने कहा कि हुआ क्या था, इसने कहा कि कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पे जो टोटल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होती है, यहाँ पे जीरो थी, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में तुम्हारे पास होती है स्टेट बी में, ठीक है, और ये तुम्हारे पास स्टेट ए है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। तो हम ये कहते थे कि काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट, कहते थे कि नहीं कहते थे, ठीक। अब इसने कहा कि यहाँ पे क्या होगा। अब सिंपल सी बात है, तुम लोग नजदीक आ रहे हो, नजदीक आ रहे हो, नजदीक आ रहे हो, ठीक, तुम लोग नजदीक आ रहे हो। अब यार तुम लोग नजदीक आ रहे हो तो तुम्हारे बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन तो यार एक्ट करने लग जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं एफ का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 चार्ज 1 चार्ज 2 अपॉन आर स्क्वायर। आर नीचे रहता है, वो भी स्क्वायर के साथ रहता है, जितनी कम दूरी उतना जबरदस्त बवाल, है ना, जितनी कम दूरी उतना ही जबरदस्त फोर्स। इसने कहा, इसने कहा कि जब नजदीक आते जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि तुम लोग बिल्कुल इस तरीके से क्या नाम है इस स्टेट पे पहुंच जाओगे, यहाँ पे इधर की तरफ, लेट सपोज कि तुम यहाँ पे इधर पहुंच गए, है ना, और लेट सपोज कि भाई तुम यहाँ पे जो है इधर पहुंच गए, यहाँ पे ऐसे पहुंच गए, ठीक। इसने करके ठीक है, तो हमने कहा कि लेट सपोज भाई उसको हम इनिशियल स्टेट मान ले रहे हैं, इसको जो है हम अपनी इनिशियल स्टेट मान ले रहे हैं, ये अपनी जो है अपनी इनिशियल स्टेट है, ठीक है, ये इनिशियल स्टेट चल रही है और ये फाइनल है। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने क्या बताया, ये तुम्हारे पास जो है फाइनल है, ये तुम्हारे पास फाइनल है, और ये वाली तुम्हारे पास किसको करस्पॉन्ड करेगी, इनिशियल करस्पॉन्ड करेगी। तो इसने कहा अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, इसने कहा अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं तो देखते हैं क्या होगा। इसने कहा क्या होगा, टोटल जो इनिशियल पे एनर्जी प्रोसेस की जाएगी वो तुम्हारे पास फाइनल पे एनर्जी होगी, ठीक है, लेकिन इनिशियल पे तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2, और फाइनल पे तो तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, क्योंकि वो लोग तो रुक गया करके। तो इन्होंने कहा कि सिंस वी वांट टू फ्यूज इट, ठीक है, तो हम यहाँ पे एकदम ला करके एक्सट्रीम कंडीशन ये माने कि इनके स्फीयर्स जो है आपस में टच कर रहे हैं। इन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, उस हिसाब से आई कैन राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ देयर कॉम्बिनेशन। इसने कहा हाँ लिख तो सकते हो, कोई बात नहीं। इसने कहा पर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस चाहिए। इसने कहा हाँ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देंगे, ऐसी क्या बात है, ठीक है। तो इसने कहा कि ये दूरी कितनी दोगे, इसने कहा ये दूरी आर दे देंगे, ये दूरी कितनी दोगे, ये दूरी आर दे देंगे, तो आर प्लस आर कितना हो गया, 2r हो गया। तो इसने कहा ठीक है देखो, इसने यहाँ पे लिखा, इसने लिखा कि के प्लस तुम्हारे पास के इज इक्वल टू 1/4πε0 तुम्हारे पास Q1 Q2 अपॉन तुम्हारे पास 2r, ठीक है, 2r कैसे, r प्लस r 2r। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो गया तुम्हारे पास वैल्यू। उसने कहा ठीक, अब इसने कहा है कौन लोग, इसने कहा कि भाई कौन लोग हैं, प्रोटॉन्स लोग हैं, प्रोटॉन्स लोग का चार्ज तो अपन लोगों को पता ही है, तो 2k इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, और ये तुम्हारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का तुम्हारे पास होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू तुम्हारे पास रेडियस आर। इन्होंने कहा वैल्यू निकाल लेते हैं, तो के की वैल्यू निकाल लेते हैं, के की वैल्यू निकालने चले गए हम लोग। तो के की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी है, तो ये हो गया तुम्हारे पास कितना 1/2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू तुम्हारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का तुम्हारे पास होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, एंड देन तुम्हारे पास 2 इंटू आर की वैल्यू कितना 1 फर्मी 1 इंटू 10⁻⁻50। और तो कोई वैल्यू चाहिए नहीं थी, नहीं और तो कोई वैल्यू नहीं चाहिए, बस हो गई सारी वैल्यू। अब हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाली,
तो काइनेटिक एनर्जी की जो हमने वैल्यू निकाली है, ठीक है, वो पर्टिकुलर वैल्यू तुम्हारे पास आई है 5.75 इंटू 10⁻⁻14 जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये इतनी वैल्यू तुम्हारे पास आई, इसने कहा ठीक है। अब इसने ये पर्टिकुलर कहा कि ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, इसने कहा ठीक। फिर इसने क्या बताया, इसने कहा कि ऑल्सो एस्टिमेट द टेम्परेचर, ठीक है, एट विद द प्रोटॉन्स कैन ओवरकम दिस एनर्जी बैरियर। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया कि भाई जो हाई टेम्परेचर था जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में था, that was only responsible for providing the high amount of energy due to the thermal motion of the charge particle, ठीक है। चार्ज पार्टिकल के थर्मल मोशन की वजह से जो थर्मल एनर्जी आ जाती है वो तुम्हारे पास एग्जैक्टली काम करती है रिपल्सिव फोर्सेस को काट करके न्यूक्लियर फोर्सेस के रेंज में घुसने के लिए। तो इसने कहा कि ठीक है, हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में एक बात पढ़ी थी, आपको याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि ड्यू टू थर्मल मोशन, ठीक है, ड्यू टू तुम्हारे पास थर्मल मोशन की वजह से जो तुम्हारे पास एनर्जी आती है वो एनर्जी आती है 3/2 तुम्हारे पास के टी। याद होगा आपको 3/2 के टी हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल वाला पार्ट, ठीक। तो इसने कहा कि ठीक है, इसमें के कौन है भैया, के तुम्हारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, के तुम्हारे पास कौन है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है। इसने कहा ठीक। टी कौन है भैया, टी तुम्हारे पास टेम्परेचर है, टी तुम्हारे पास कौन है, टेम्परेचर है। इसने कहा ठीक है। तो इसने कहा कि ये वाली जो तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास आई है ना, अगर हम इसको बराबर रखते हैं इसी पर्टिकुलर एनर्जी के, तब तो काम बन जाएगा हमारा। इसने कहा ठीक है, ई इज इक्वल टू तुम्हारे पास के, तो 3/2 तुम्हारे पास स्मॉल के इंटू टी इज इक्वल टू कैपिटल के, सॉल्व किया, टी इज इक्वल टू 2 इंटू 5.75 इंटू 10⁻⁻14 जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है, अपॉन तुम्हारे पास 3 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23। तो जो टेम्परेचर हमको रेज करना पड़ेगा वो होगा 3 इंटू 10⁹ केल्विन। इस तरीके से हम लोग इसको निकालेंगे, ठीक है। हो सकता है तुमसे एक नंबर का सवाल पूछ ले, क्या पूछ ले, वो तुमसे ये कहेगा इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, राइट, क्योंकि इस बार पेपर बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड बनाने वाले हैं, तो दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट, वो किसी भी हद पे जा सकते हैं, ठीक। अगर वो तुमसे ऐसा बोले कि बेटा इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन दो लाइटर न्यूक्लियाई आकर के कंबाइन करते हैं, ठीक है, एक हैवियर न्यूक्लियस को बनाने के लिए, फॉर दिस यू रिक्वायर इनफ अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, ठीक है, मतलब ये कोई केस बेस्ड सवाल दे देंगे, एन अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी। तो आप ये बताइए कि टेम्परेचर कितना होगा। मान लो तुमको डायरेक्टली वो इस के की वैल्यू देते हैं, डायरेक्टली तुमको वो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देते हैं और तुमको बस टी पूछ लें, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू का जो वैल्यू दें वो भी बड़ा अच्छा सा दें, मतलब मान लो ऐसे दे दें कि 5 इंटू 10⁻⁻14 ऐसे कुछ करके दे दें, तो बड़े आराम से तुम कैलकुलेट कर लोगे। हो सकता है एक आध नंबर में ऐसे छोटे छोटे सवाल तुमसे पूछ लिए जाएं, तो जरा इन सवालों के लिए तैयार रहिएगा, वो आपसे कहीं से भी छोटे छोटे सवाल इस तरीके से पूछ सकते हैं और आपको आंसर निकालना होगा। बात सभी लोग को समझ में आई, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से ये चैप्टर अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, ठीक है, कुछ भी बचा नहीं है, बट फिर भी एक बार आप जरूर चेक कर लेना, हो सकता है कोई टॉपिक मेरे से रह गया हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं, मैंने ध्यान दे करके तो सारा पढ़ाया है, बट फिर भी हो सकता है कुछ रह गया, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक। अब मैं एक आध सवाल आपको और करवाता हूँ, ठीक है, जनरल सवाल कराता हूँ, जनरल मतलब टॉपिक मतलब चैप्टर रिलेटेड सवाल रहेंगे, जनरल सवाल। देखिएगा, एक सवाल यहाँ पे ये है कि क्वेश्चन, हाँ, इसने लिखा है कि प्रूव दैट द इंस्टेंटेनियस रेट, प्रूव दैट द इंस्टेंटेनियस रेट, प्रूव दैट द इंस्टेंटेनियस rate of change of the activity, change of the activity of a radioactive substance, of a radioactive substance is inversely proportional to, is inversely proportional to square of half life, square of half life,
ठीक, देखिएगा अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि व्हाट यू नीड टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी। अभी तक हमने ये पढ़ा ही नहीं है, ये एक्चुअल में हमने पढ़ा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यार हमने क्या पढ़ा, हमने तो ये पढ़ा था कि सर जो रिएक्टिविटी है ना, वो तुम्हारे पास सॉरी एक्टिविटी जो है वो dn बाई dt तुम्हारे पास है, ठीक है। वो dn बाई dt को तुम्हारे पास आती है, ये होती है r, और अगर हम वैल्यू वाइज निकाले तो वी राइट इट एज dn बाई dt, ठीक। इसने कहा हाँ, इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि हमने क्या पढ़ा कि r इज इक्वल टू होता है लेमडा n, ठीक है, एंड r नॉट इज इक्वल टू होता है लेमडा तुम्हारे पास n नॉट। लेमडा होता है अपना डी के कांस्टेंट, n नॉट होता है इनिशियल, होता है तुम्हारे पास किसी एक स्टेट पे, r होती है तुम्हारे पास एक्टिविटी, राइट। इसने कहा हाँ ठीक है, ठीक। अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि मेरे को क्या समझ में आ रहा है, मेरे को समझ में आ रहा है कि आप पूछ रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ तुम्हारे पास चेंज ऑफ एक्टिविटी, मतलब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी पूछ रहे हो। इसका मतलब है कि क्या मेरे को आर को डिफरेंशिएट करना है। इसने कहा हाँ, इसने कहा कि रेट ऑफ तुम्हारे पास चेंज ऑफ एक्टिविटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, ये हो गया d बाई डी टी ऑफ तुम्हारे पास r, ठीक। ये हो गया तुम्हारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी। इसने कहा अच्छा, इसने कहा d बाई डी टी ऑफ तुम्हारे पास ये हो गया है लेमडा, ये हो गया तुम्हारे पास क्या, ये हो गया तुम्हारे पास जो है लेमडा n, ठीक। इसने कहा ठीक है, तो इसने कहा कि ये हो गया है तुम्हारे पास क्या, ये हो गया लेमडा तुम्हारे पास डी एन बाई डी टी, ठीक है। बट हमको ये पता है कि जो डी एन बाई डी टी का जो नेगेटिव होता है ये तो लेमडा एन के बराबर होता है। उस हिसाब से हम डी एन बाई डी टी को लिख सकते हैं तुम्हारे पास, उस हिसाब से हम डी एन बाई डी टी को लिख सकते हैं माइनस ऑफ दी लेमडा एन। इसने कहा हाँ, तो लेमडा ऑफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ दी लेमडा एन, राइट। ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई माइनस ऑफ दी लेमडा स्क्वायर तुम्हारे पास एन, ठीक। बट जो लेमडा होता है वो तो होता है 0.693 अपॉन तुम्हारे पास हाफ लाइफ का तुम्हारे पास होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ 0.693 का तुम्हारे पास होल स्क्वायर इंटू एन अपॉन डी हाफ लाइफ का तुम्हारे पास स्क्वायर। तो ये आ गया तुम्हारे पास कि जो डी आर बाई डी टी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाफ लाइफ के स्क्वायर के। एंड दिस वाज द आंसर। 2 मार्क्स से क्वेश्चन में आप मान के चलिए कि ऐसा सवाल आपको मिल सकता है। बात समझ आई है ना, ऐसा सवाल आपको वो दे सकता है, तो आप मान के चलिए कि 2 मार्क्स के फॉर्म में ये रह सकता है, ठीक। और इसके अंदर जो सवाल हैं, ठीक है, वो मैं आपको करवाता रहूँगा, और मेरे हिसाब से लगभग अब सारे कर लिए हैं। अब एक बार आप लगा कर देख लो जहाँ से भी आप लगाते हो, ठीक है। अब मैं से क्वेश्चन वगैरह कुछ प्रैक्टिस करने के लिए दे भी दूंगा असाइनमेंट में फटाफट अभी। अब एक ही मुझे बता दो, ये जो डुअल नेचर बचा है, ये डुअल नेचर को कैसे करना है। पेपर तुम लोग का 3 जुलाई को है, कब है पेपर तुम लोग का, ये बताओ पहले। अरे तुम ही लोगों से पूछ रहे हैं भाई, सब पता नहीं है अभी। 3 जुलाई को, मेरे को जहाँ तक पता है कि 3 जुलाई को तो एक डेट शीट आई थी यार, ग्रुप में पड़ी थी कोई। अच्छा वैसे डुअल नेचर वाला पार्ट कैसे किया जाए, मतलब या तो क्या तुम लोग एक्स्ट्रा लाइव क्लास करोगे या मैं रिकॉर्ड करके भेज दूँ, क्या किया जाए बताओ, जैसा तुम लोगों को सही लगे बताओ वैसा किया जाए। अरे तुम ही लोग से पूछ रहे भाई, बताओगे हाँ ना, कुछ तो बताओ। आवाज आ रही तुम लोग को? कोशिका, अनुष्का, ऋषभ, कैसे मतलब करा जाएगा ये, इसको लाइव करना है? कौन कौन लाइव करना चाह रहा है, कौन कौन रिकॉर्ड करना सर चाह रहा है, लाइव कैसे? क्लास ही ले लीजिए। तो मतलब सर लेंगे लाइव ले कितना? लीजिए। नहीं नहीं ले तो लें, लाइव तो ले लें, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हम ये चाह रहे हैं कि जैसे मैथ्स की टाइमिंग क्या चल रही है आजकल तुम लोग की, मैथ्स की टाइमिंग क्या चल रही है? सर 4 बजे से। 4 बजे से, 4 से कितने बजे तक चलती है? 5:15 तक सर चलती है। 5:30 5:45। अच्छा 2 घंटे क्लास चलती है आजकल क्या? चलो ठीक है, इसे 5 खेत मिनट। जाती हो सर, कभी 4:15 पे चालू करते, कभी 4 बजे, इसलिए। अच्छा ठीक ठीक ठीक। और केमिस्ट्री चल रही है अपनी 8 से 9:10 है ना, लगभग ये चल रही होगी। ये तो चल रही होगी तुम्हारी TTS में, है
MWF में चल रही है तुम्हारे पास 8 से 9 जी तक तो हमारी चल रही है MWF। क्या बजे पढ़ना चाहोगे बताओ, उस समय पढ़ा दें। 7 से 8 लेक्चर लगेंगे मेरे को। 7 से 8 लेक्चर का मतलब है 7 से 8 लेक्चर 1.5 घंटे वाले, तो डुअल नेचर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब बता कौन सा समय तुम लोगों को सही रहेगा, उस समय पढ़ा दे। सुबह नहीं पढ़ पाओगे? सुबह कितने बजे स्कूल है? सर 8:30। 8:30 पे है? 8:30 पे तो 7 to 8 पढ़ लो बस, और क्या। 1 घंटे ही पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा काम, लोड नहीं आएगा। 7 to 8 सही रहेगा। हाँ सर ठीक है। यस सर। यस सर। 7 to 8 में किसी को दिक्कत तो नहीं है? 7 to 8 पढ़ लेना, और तो ना पढ़ पाओगे तो मैं रिकॉर्ड करके रख दूंगा और मैं फिर लिंक कर दूंगा वीडियो, देख लेना और क्या बताएं। ठीक है, और आज मेरे ख्याल से 21 तारीख है, कल तुम लोग का स्कूल खुल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 7 to, अब चूंकि 1 घंटे की क्लास रहेगी तो मेरे को शायद हो सकता है 9 डेज लग जाए, तो मेरे ख्याल से 29 या 30 तक खत्म हो जाएगा। और 2 दिन कैपेसिटर के बच्चे हैं, और उसके बाद मतलब कोर्स तुम लोग का, कोर्स क्या आ रहा है वैसे तुम लोग का? कोर्स का क्या आ रहा है एग्जाम में? हाँ सर यही सर मतलब चैप्टर 1 2 फर्स्ट सेकंड और न्यूक्लियर एटम्स और डुअल नेचर। अच्छा, जो मैंने पढ़ा दिया है वही आ रहा है ना, मतलब जो मैं बात कर रहा हूँ वही आ रहा है। ठीक है, तो चैप्टर 1 तो मैंने पूरा करा दिया है। चैप्टर नंबर 2 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, मतलब एक आज का लेक्चर और एक वेडनेसडे का लेक्चर। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल्स मुझे कराने हैं बहुत सारे, तो वो करा देंगे। फ्राइडे को कनेक्टिविटी स्टार्ट है, उससे तुम लोग का अभी मतलब नहीं है। ठीक, और फिर तुम लोग के एटम कंप्लीट हो गया, न्यूक्लियर कंप्लीट हो गया, डुअल नेचर तुम्हारा 9 दिन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 29 तक तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारे टेस्ट के लिए, बाकी अपना कनेक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो ठीक है, फिर टेस्ट कॉपी कल आपको सुबह मिल जाएगी, चेक कर दी है मैंने। ठीक है, तो कल आपको दे देंगे।